हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सर्कुलर मोशन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इसमें नीट पीवाईक्यूज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट सेम पीवाईक्यू मैं आपको बताऊं, हो सकता है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बता दूं और फिर पीवाईक्यू आपके खुद के प्रैक्टिस करने के लिए छोड़ दूंगा। कई बार ऐसा भी होगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान भी होगा हमारे पास, पर फिर भी मैं कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच बताऊंगा। पहले इजी अप्रोच आपको बता दूंगा। अब सवाल ये आता है कि मैं आखिर कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच आपको क्यों बता रहा हूँ। कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच में मैं कुछ और फॉर्मूले जो हैं उनको आपके सामने अनकवर करूंगा, ताकि आप समझ पाएं कि क्वेश्चन अगर अलग तरीके से भी आपसे पूछ लिया जाए तो आप उस तरीके का, जो कॉम्प्लिकेटेड तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, उसकी मदद से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट राइट अवे। और एक बात और, इसमें मैं डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के बारे में बात नहीं करूंगा, सिर्फ काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के बारे में बात करूंगा। यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स वाले क्वेश्चन इसमें नहीं होंगे। एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इस तरीके के क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर होंगे। ठीक है, अब अपन लोग देख लेते हैं नीट 2024 2023 में क्या सवाल आए थे। जैसे कि इन्होंने एक बात करी है, तो अपन एक बेसिकली यही समझ लें, सर्कुलर मोशन के बारे में एक बात समझ लें। तो ये एक सर्कुलर पाथ है। क्या है? एक सर्कुलर पाथ। एक बार कैमरे का फोकस चेक कर लेते हैं। यस, इट इज विजिबल। अब इस सर्कुलर पाथ में एक पार्टिकल चलने वाला है। अब वो पार्टिकल कैसे चल रहा है वो एक अलग बात है। जैसे ये कोई पार्टिकल है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये सर्कुलर पाथ में क्यों चल रहा है? ये सर्कुलर पाथ में इसलिए चल रहा है क्योंकि हो सकता है यहाँ कोई धागा लगा हुआ हो, कोई स्ट्रिंग लगी हुई हो, वो स्ट्रिंग इसको सर्कुलर पाथ में घुमा रही हो सकता है कि ये कोई इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पे न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण घूम रहा हो सकता है कि ये कोई प्लैनेट है और ये सन है, और सन ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसको सर्कुलर पाथ में घुमा रहा हो। तो जैसा कि हमने कहा कि डायनेमिक्स के बारे में तो हमको यहाँ डिस्कशन नहीं करना है, सिर्फ काइनेमैटिक्स के बारे में डिस्कशन करना है। तो कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन क्या हो गया? सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। क्या हो गया? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उसको छोटा मोटा समझेंगे अपन, बहुत डिटेल में नहीं, है ना। अब यहां पर क्या सीन है, सर्कुलर मोशन जो है हमारे पास, उसको हम दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो हम हमारा ले सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, और दूसरा हम ले सकते हैं हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दोनों में फर्क क्या है वो भी हमारे लिए समझना बहुत ही जरूरी है। समझ गए क्या? तो ये हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। क्यों घूम रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस है r और पार्टिकल का मास है m। ये हमारा पार्टिकल हो गया। अब ये जो पार्टिकल है, अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, किसमें है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो ये हो गई इसकी वेलोसिटी। ये हो गई इसकी वेलोसिटी। और मान लेते हैं कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। तो इसको आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हो या स्पीड भी बोल सकते हो। तो आपने बोल दिया कि ये 10 मीटर पर सेकेंड को हमने बोल दिया मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, या फिर इस 10 मीटर पर सेकेंड को हमने बोल दिया स्पीड ऑफ पार्टिकल। तो ये जो पार्टिकल है हमारा सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, कितनी स्पीड से घूम रहा है बेटा? 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से घूम रहा है। अब ये पार्टिकल फिलहाल यहां पर है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। अब आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता कि इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा? तो एक बात आप याद रख लें कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट। ये फिक्स है बेटा, वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये वाली बात आपको रट लेनी है। अब टेंजेंट का मतलब क्या हो गया बेटा? टेंजेंट का मतलब ये हो गया जो रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाता हो। तो ये चीज हमेशा फिक्स रहेगी कि वेलोसिटी हमेशा रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाएगी। तो फिर थोड़ी देर के बाद हमारा पार्टिकल जो है वो चलते 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 ये कुछ एंगल कवर कर लेगा थीटा, और इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। अब आपने ये क्या बना दिया? टेंजेंट। तो अब इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। अभी भी वेलोसिटी जो है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री के एंगल पर है, यानी वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है, अब क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो इसके अंदर बस दो ही बातें आपको याद रखनी है कि स्पीड कांस्टेंट है, और स्पीड अगर कांस्टेंट है तो ओमेगा भी कांस्टेंट है। ओमेगा क्या हो गया बेटा? अपना एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड। अब आप बोलेंगे सर स्पीड तो समझ में आ गया, स्पीड का मतलब ये हो गया कि कितनी जल्दी जल्दी ये सर्कुलर पाथ में घूमेगी, पर एंगुलर स्पीड का मतलब क्या हुआ? तो आप यहां पर देखेंगे कि ये यहां पे डिस्टेंस तो इसने कवर करा है, देख सकते हैं आप, देखिए ना, ये डिस्टेंस कुछ कवर करा ना इसने। ये जो आर्क है ये इसका डिस्टेंस हो गया। तो अगर मैं इसका डिस्टेंस लिखना चाहूं, जैसे लेट्स कॉल इट ए एंड लेट्स कॉल इट बी, तो इसका जो डिस्टेंस है जो इसने अभी तक कवर करा है, दैट इज ए बी आर्क। ठीक है, अब आप लोग जानते हो थीटा क्या होता है? अपना आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क क्या हो जाएगा? एंगल इंटू रेडियस।
तो आप थीटा इंटू रेडियस से आर्क निकाल सकते हो। इससे आपको डिस्टेंस मिल जाएगा बेटा, है ना। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि थीटा जो है हमारा 60 डिग्री है। क्या है? 60 डिग्री। तो आप बोलेंगे तो सर क्या ऐसे करना है क्या कि रेडियस को 60 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे डिस्टेंस मिलेगा क्या? नहीं, ऐसे डिस्टेंस नहीं मिलेगा। आपको एंगल को डिग्री में नहीं रखना है, आपको एंगल को रेडियन में रखना है। किस में रखना है? रेडियन में। तो 60 डिग्री का मतलब क्या होता है? π/3 रेडियन। तो इस तरीके से आप डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से आप डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर मान लीजिए कि रेडियस दे रखा हो 10 मीटर, तो फिर आप हमें ना एग्जैक्ट बताओ कि कैलकुलेशन कैसे होगी। तो अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, सबसे पहले ध्यान रखें डिस्टेंस क्या हो गया? आर्क लेंथ। ये घुमावदार है ना, इसलिए आर्क है। और आर्क लेंथ क्या होती है बेटा? एंगल इंटू रेडियस। तो आपने लिख दिया एंगल इंटू रेडियस। अब रेडियस का वैल्यू यहां पे हमने 10 मीटर मान लिया और एंगल हमारा 60 डिग्री था। एक रूल हमने ये समझा कि एंगल को कभी भी डिग्री में नहीं रखना है, रेडियन में रखना है, तो हमने रेडियन में रख दिया। इतना तो आपको पता होगा ना बेटा कि 180 डिग्री हमारा पाई रेडियन होता है। कितना होता है? पाई रेडियन। और 60 डिग्री क्या हो गया? 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? π/3 रेडियन। तो एंगल को हमेशा हमको रेडियन के अंदर रखना है। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे? तो पाई का वैल्यू आप लोग डाल देंगे 22/7 और इससे आपको जो है आपका डिस्टेंस मिल जाएगा मीटर में। बात समझ में आगे? डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब अगर आप स्पीड निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं बेटा? स्पीड। तो स्पीड आप कैसे निकालेंगे? स्पीड निकालने का तरीका तो बिल्कुल ही सिंपल है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को आप टाइम से डिवाइड कर दें तो आपको स्पीड मिल जाएगी। आप बोलेंगे टाइम तो दे ही नहीं रखा। हाँ, टाइम नहीं दे रखा है, पर अगर किसी क्वेश्चन में टाइम गिवन हो तो आप डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके स्पीड निकाल सकते हो। बात क्लियर हो गई? ठीक है, एक बात तो ये अब यहां पर जिस तरीके से ये डिस्टेंस कवर कर रहा है उसी तरीके से ये एंगल भी कवर कर रहा है, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में चल रहा है यहां पे। अच्छा, आप बोलेंगे सर सिर्फ सर्कुलर पाथ में ही एंगल कवर होता है क्या? नहीं, स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है और स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर भी ओमेगा हो सकता है। पर फिलहाल हमारा जो ये लेक्चर है इसका ऑब्जेक्टिव है सिर्फ सर्कुलर पाथ को पढ़ना, इसलिए उस डायरेक्शन में अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं। सर्कुलर पाथ में तो थीटा होता है, ये बात पक्की है और हमको दिख भी रहा है कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है कुछ ना कुछ एंगल भी ये सेंटर पे कवर करता है। तो ये जो इसका रेडियस है, जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ता है तो रेडियस या फिर ये जो लाइन है जो पार्टिकल को और सेंटर को जोड़ती है, वो लाइन भी घूमती जाती है और वो कुछ एंगल भी कवर करती है। तो यहाँ पे स्पीड के साथ साथ हम लोग एंगुलर स्पीड भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको ओमेगा निकालना हो, जो कि आपकी एंगुलर स्पीड है, क्या है आपकी? एंगुलर स्पीड। ठीक है ना, स्पीड निकालना अपन ने यहां पर सीख लिया। स्पीड इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस निकालना हमने सीख लिया, रेडियस को एंगल से मल्टीप्लाई करो, एंगल को डालो रेडियन में। अब हम ये सीख रहे हैं कि एंगुलर स्पीड कैसे निकाली जाती है। तो एंगुलर स्पीड का तरीका होता है बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? अभी अभी जैसे एक एग्जांपल हमने लिया था कि मान लेते हैं एंगल कवर्ड इज 60 डिग्री, मान लीजिए थीटा है 60 डिग्री, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप लोग क्या लिखोगे? 60 डिग्री नहीं लिखोगे, आप लोग लिखोगे π/3 रेडियन डिवाइडेड बाय टाइम। जो भी टाइम क्वेश्चन में दे रखा हो वो टाइम यहां पर पुट करके आप ओमेगा को भी निकाल सकते हो, है ना। ओमेगा विजिबल है क्या? हाँ विजिबल है, थोड़ा सा फ्लैश आ रहा होगा बेटा यहाँ पे, पर यहाँ एंगुलर स्पीड लिखा हुआ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने डाल दिया π/3 रेडियन। फिर से पाई का वैल्यू क्या डालेंगे बेटा? 22/7। तो अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो, टाइम डाल देना और आपको मिल जाएगा ओमेगा। अब ओमेगा की यूनिट की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ऊपर जो एंगल है वो रेडियन में है और टाइम जो है वो सेकंड में है, तो ओमेगा की यूनिट हो गई रेडियन पर सेकंड। तो इस बोर्ड पे तो हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही कवर कर पाएंगे, तो नॉन यूनिफॉर्म को फिलहाल हम लोग हटा देते हैं। नॉन यूनिफॉर्म को अपन थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे। तो ऐसे हम लोगों ने लिख लिया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और उसको हम लोग डिस्कस करे जा रहे हैं। ठीक है, और भी कुछ बातें, अभी बातें खत्म नहीं हुई, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें। तो एक तो हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा कि वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट, ये वाली बात हमको ध्यान रखनी है। फिर हमने ये सीखा कि डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, वो तरीका यहां पर हो गया। फिर हमने ये सीखा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर स्पीड और स्पीड दोनों कांस्टेंट होते हैं, एंगुलर स्पीड और स्पीड दोनों कांस्टेंट होते हैं। फिर हमने सीखा कि एंगल को रेडियन में कैसे बदलते हैं, एक चीज यहां पे ये सीख ली। एक चीज हमने यहां पर ये समझी कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही स्पीड होती है।
तो ये तो हमने काइनेमैटिक्स में भी पढ़ा था बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो वैल्यू होता है उसी को तो स्पीड बोला जाता है। तो अगर इस इंस्टेंट में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है तो स्पीड भी 10 मीटर पर सेकंड है, और क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड बदलेगी नहीं, स्पीड बदलेगी नहीं, तो यहां पे है 10 तो यहां भी होगी 10, स्पीड नहीं बदलेगी तो ओमेगा भी नहीं बदलेगा। अब इसको अपन एक कॉमन सेंस से समझते हैं, अगर ये बराबर स्पीड से आगे बढ़ेगा तो थीटा भी तो बराबर रेट से कवर होगा। ये तो सिंपल सी बात है ना, ये तो कॉमन सेंस से समझते हैं, फिर फॉर्मूले से भी समझेंगे। अगर पार्टिकल बराबर स्पीड से चलेगा तो ये जो सेंटर पे थीटा जो हमारा कवर हो रहा है वो भी तो बराबर रेट से कवर होगा। तो अगर स्पीड कांस्टेंट तो ओमेगा भी कांस्टेंट। लेकिन फिर आप बोलोगे सर कोई हमें रिलेशन भी बताओ, ठीक है, तो रिलेशन क्या है वो समझना, v बराबर ओमेगा क्रॉस आर। ये वाली बात समझ में आई कि अगर आप वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो वेलोसिटी जो है वो हमारी ओमेगा और आर के क्रॉस प्रोडक्ट से निकलती है। क्या कभी इस पे कोई क्वेश्चन आया है? बिल्कुल आया है। एक क्वेश्चन में ओमेगा भी दे रखा था और आर भी दे रखा था और आपको वी निकालना था, तो ये भी हमारा एक PYQ है। अभी नेक्स्ट बोर्ड में इसको हम डिस्कस कर लेंगे, मतलब नेक्स्ट जब ये बोर्ड क्लियर करके दोबारा लिखेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपने ये समझा कि अगर हम वेलोसिटी को निकालना चाहते हैं तो हमें ओमेगा और आर का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर आर कहाँ है? आर ये रहा। फिलहाल जैसे ये पॉइंट बी पे है तो आपका आर वेक्टर ये हो गया। अब आप देख सकते हो कि ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूमने का मतलब क्या हो गया? एंटी क्लॉक वाइज। अब आप बोलोगे सर ओमेगा बताओ, ओमेगा बताओ, तो बहुत सिंपल है, ओमेगा का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज को डायरेक्शन ही नहीं होता। एंटी क्लॉकवाइज ये घूम रहा है, इसमें तो डायरेक्शन, जब कोई चीज एंटी क्लॉकवाइज चलेगी तो उसका डायरेक्शन तो लगातार बदलेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज को कोई डायरेक्शन थोड़ी ना माना जाता है। तो फिर ओमेगा का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? ओमेगा है एक एक्सियल वेक्टर। कैसा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर। और एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आपको समझना होगा कि ओमेगा का डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड की फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज रख दे। देखिए एंटी क्लॉकवाइज रख दी मैंने। अब अंगूठा कहां आ रहा है? बाहर की तरफ। तो हमारा जो ओमेगा है ना वो बाहर की तरफ है। कहां पर है? बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ वाले डायरेक्शन को कैसे दिखाया जाता है? डॉट लगा के ऐसे गोला लगा देते हैं, तो ये हो गया हमारा ओमेगा। तो हमारा ओमेगा वेक्टर जो है वो बाहर की तरफ है। कहां है? बाहर की तरफ। अब हमें यह देखना है कि ये फॉर्मूला वाकई में सही है क्या? वी वेक्टर बराबर ओमेगा क्रॉस आर। आइए चेक करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते थे याद करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए सबसे पहले किस किस का करना है बेटा? ओमेगा का और आर का। सबसे पहले राइट हैंड की फिंगर्स को ओमेगा के डायरेक्शन में रख दे। ओमेगा कहां है? बाहर की तरफ, ये आ गया। फिर अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को ओमेगा से लेके आर की तरफ घुमाएं। आर कहां है? ये रहा बेटा नीचे, ये रहा आर। तो ये अपन ने घुमा दिया। अंगूठा कहां आ रहा है? टेढ़ा दिख रहा है आपको। ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर करेंगे तो अंगूठा हमको ओमेगा क्रॉस आर का डायरेक्शन देगा। अब आप देख सकते हैं ओमेगा क्रॉस आर का डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन मैच कर रहा है, इसीलिए v का डायरेक्शन कभी भी निकालना हो तो ओमेगा क्रॉस आर से निकाला जा सकता है। तो आप बोलेंगे कि सर इसका मतलब तो ये हो गया कि v का डायरेक्शन जब भी निकालना हो तो ओमेगा क्रॉस आर से निकालना पड़ेगा। अरे एक और तरीका बताया ना आपको मैंने कि वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट। तो अगर आप डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो आप बस टेंजेंशियल डायरेक्शन देख लीजिए, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के अलोंग रहता है। फिर थोड़ी देर के बाद ऐसे 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 वेलोसिटी लगातार अपना डायरेक्शन बदलती रहेगी, ठीक है। तो ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसमें स्पीड कांस्टेंट है, यानी 10 मीटर पर सेकंड अगर मान लें तो पूरे रास्ते में 10 मीटर पर सेकंड ही रही। ओमेगा भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है। अब एक बात समझना कि स्पीड कांस्टेंट है, ये वाली बात समझ में आ गई, पर क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? क्या वेलोसिटी को कांस्टेंट लिख सकते हैं? तो उसका आंसर है नहीं लिख सकते। तो ये सवाल PYQs में बहुत पूछा गया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं ये PYQs में पूछा गया, 2024 में भी पूछा गया। तो स्पीड अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। अब आप बोलेंगे सर वेलोसिटी क्यों कांस्टेंट नहीं होगी? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी ध्यान देना पड़ता है। तो भले ही आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा पर डायरेक्शन तो लगातार चेंज हो रहा है। सर्कुलर मोशन कवर करने के लिए लगातार वेलोसिटी को अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है, और डायरेक्शन बदल गया तो वेलोसिटी भी बदल गई। तो वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। और अगर बहुत ही ढंग से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटीज मैग्नीट्यूड
रिमेन्स कांस्टेंट, इंग्लिश है उसके साथ खेलकूद करनी पड़ती है, वेलोसिटीज मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट बट डायरेक्शन चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, डायरेक्शन लगातार बदलता रहता है। बात समझ में आई क्या? तो हमने एक तो ये फॉर्मूला पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट, ओमेगा कैसे निकालना है वो पढ़ा, फिर हमने ये पढ़ा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर स्पीड कांस्टेंट पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है, क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है। फिर अपन एक बात करते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन होता है क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन होता है क्या? है ना? तो आपको देखना है कि सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन होता है क्या? होता है। और एक और बात बताता हूं इंपॉर्टेंट, तो ये मैं थोड़ा साफ कर लूं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो अच्छे से, जो जो बातें इसमें लिखी अगर वो पढ़ लोगे तो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का कोई भी सवाल आप लोग कर पाएंगे, जो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इसको हटा दें, क्योंकि एक्सीलरेशन के बारे में बात करनी है, थोड़ी जगह चाहिए। ये हटा दिया अपन ने, एंगुलर स्पीड ये सब हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्सीलरेशन की बात करते हैं बेटा। तो एक बात आप लोग बहुत ही ध्यान से समझ लो, एक डायग्राम में बना रहा हूं। तो ये कोई पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी ऐसे है, मान लो, ठीक है, ये कोई पार्टिकल ऐसे चल रहा है और एक्सीलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में है, और एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल है थीटा, ठीक है। अब एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट आप तोड़ सकते हो, थोड़ा वेलोसिटी को नीचे बना लेते हैं ताकि एक्सीलरेशन के कंपोनेंट तोड़ पाए। तो एक्सीलरेशन का एक कंपोनेंट आप तोड़ सकते हो a cos थीटा, जिसको बेटर है कि आप a पैरेलल बोलो, और इसी तरीके से एक्सीलरेशन का एक कंपोनेंट आप यहां भी तोड़ सकते हो, जिसको अपन बोलेंगे a sin थीटा, बेटर है कि इसको हम a परपेंडिकुलर बोले। बात क्लियर हो गई? अब एक बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा, ये काइनेमैटिक्स के अंदर भी एप्लीकेबल है, सर्कुलर मोशन में भी एप्लीकेबल है, कहीं पे भी जहां पे एक्सीलरेशन और वेलोसिटी है हर जगह पे ये एप्लीकेबल है। तो हमने एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट तोड़े, एक वेलोसिटी के पैरेलल, एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। अब दोनों का काम समझते हैं। ये जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है ये करता है चेंजेस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदलता है। किसको बदलता है? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को। बात क्लियर हुई? तो आप इसको लिखेंगे d, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बाय dt। ये भी बड़ा ही एक फेमस क्वेश्चन है काइनेमैटिक्स के अंदर अपना, तो उसको अपन यहां पे कवर कर रहे हैं। तो a पैरेलल जो है वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलता है, इसीलिए इसको अपन बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। d बाई dt रेट ऑफ चेंज, यही तो होता है बेटा एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। पर ये तो a पैरेलल है ना, ये पूरा एक्सीलरेशन थोड़ी है, ये नेट एक्सीलरेशन थोड़ी है, ये तो बस एक्सीलरेशन का एक पार्ट है। तो एक्सीलरेशन के दो बच्चे, एक a पैरेलल एक a परपेंडिकुलर। एक्सीलरेशन का ये वाला a पैरेलल वाला बच्चा क्या करता है? ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलता है। तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं बेटा d बाई dt ऑफ स्पीड, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो स्पीड होता है। तो a पैरेलल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्पीड, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। पर उसको लिखने का तरीका ये होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कई बार क्या होता है सवाल के अंदर वो ऐसे लिख के दे देते हैं। अब बच्चा सोचता है यार ये क्या लिख के दे दिया, डी वी के आसपास डंडा लगा के dt। तो अब आपको समझ में आएगा ये बात कर रहा है a पैरेलल की। किसकी बात कर रहा है? a पैरेलल की। फिर बात आ गई a परपेंडिकुलर की। आखिर ये a परपेंडिकुलर क्या करता है? अब a परपेंडिकुलर जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। कैसा है? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। अब एक्सीलरेशन क्या करता है? एक्सीलरेशन खुद वेलोसिटी पैदा करता है। तो a परपेंडिकुलर कौन से डायरेक्शन में वेलोसिटी पैदा करेगा? इस डायरेक्शन में। अब आप खुद समझिए बेटा कि इस डायरेक्शन में अगर कोई वेलोसिटी पैदा हुई तो क्या वो इस वाली वेलोसिटी को चेंज कर पाएगी? इस वाली वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना, क्योंकि इस वेलोसिटी का इस x वाले डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं है। तो बेसिकली जो आप समझ सकते हो ये आप समझ सकते हो, a perpendicular is responsible for changing direction of velocity, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर एक बात लिख लें, एंड नॉट इट्स मैग्नीट्यूड। तो a परपेंडिकुलर जो है वो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो बदल सकता है लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं बदल सकता। तो आप बोलेंगे फिर मैग्नीट्यूड तो फिर कौन बदले? a पैरेलल बदलेगा ना। तो दो बच्चे हैं ना, एक बच्चा जो है वो डायरेक्शन बदलेगा, ये मैग्नीट्यूड बदलेगा। ये वाली बात आपको समझ में आ गई। अब आप यहां पर अगर इस सिचुएशन को देखें, इस वाली सिचुएशन को,
तो आप एक चीज देखेंगे कि वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन बदल रहा है, मैग्नीट्यूड बदल ही नहीं रहा। अब आप बहुत ही इजीली समझ पाएंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। तो आपने यहां पर देखा कि हाँ सर ये बात तो बिल्कुल सही है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो बदल ही नहीं रहा, वो तो यहां भी 10 था, यहां भी 10 है, यहां भी 10 है, पूरे पाथ में 10 है, सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है। यानी जो भी एक्सेलरेशन यहां पर होगा वो वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, है ना। इसको अपन ए परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, पर इसको सर्कुलर पाथ में बुलाया जाता है एसी, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। ऐसे ही इस पॉइंट पे अपन पहुंचेंगे तो हमारा, अब मैं आर वेक्टर को हटा रहा हूं बेटा क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका है, तो ये हमारा हो जाएगा एसी वेक्टर, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा कि एसी वेक्टर हर एक पॉइंट पे एक्ट करेगा और हमेशा सेंटर की तरफ होगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। और देखिए एसी अंदर की तरफ है, तभी तो वो पार्टिकल को अंदर की तरफ मोड़ रहा है। ऐसे पार्टिकल तो ऐसे जाना चाहता था, ऐसे। मान लो किसी कारणवश यहां पर एक धागा जुड़ा हुआ है जिसको वो काट दिया जाता है। धागा किसी ने काट दिया, कोई शरारती आदमी था, उसने धागा काट दिया। अब उसने आपसे पूछा कि इस पार्टिकल का क्या होगा। बेटा धागा कट गया, धागा कट गया तो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन गायब हो गई। सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन गायब हो गई तो वेलोसिटी का डायरेक्शन कोई बदलेगा ही नहीं, तो वेलोसिटी सीधी, पार्टिकल सीधा निकल जाएगा ऐसे। तो अगर एकदम से कोई धागा काट दे तो पार्टिकल अगर इस पॉइंट पे हो तो वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में भगलेगा। क्यों? क्योंकि अब कोई नहीं है जो उसका डायरेक्शन बदले, अब कोई नहीं है जो पार्टिकल को मजबूर कर रहा है सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए। यानी आपको यह बात समझ में आई कि सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन इज समथिंग जो पार्टिकल को मजबूर करता है सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए। तो ये अपन हटा देते हैं। ये होता है क्या? यही होता है। सही तो पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ा दिया मैंने आपको? बहुत मस्त बात पढ़ा दी कि एसी जो है, एसी सबसे पहले एसी इज ए परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि एसी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। पर परपेंडिकुलर में तो दो डायरेक्शन है ना, ऐसा भी हो सकता है, दो तो नहीं बहुत सारे, ऐसा भी हो सकता है, ये भी तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ये नीचे भी तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो ध्यान रखना है आपको, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी और हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ लगता है। तो इसका नाम क्या है बेटा? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। यहां लिख लेते हैं, ठीक है। जब ये बोर्ड कंप्लीट हो जाएगा तो मैं साइड में हो जाऊंगा ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपको ये समझ में आ गया कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन यहां पे हमारा लग रहा है, जो कि सेंटर की तरफ लगता है। सिंपल, जैसा नाम वैसा काम, सेंटर की तरफ लगने वाला एक्सेलरेशन। अब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? अगर अपन बात करें कि आप बोलेंगे सर जैसे लास्ट बोर्ड में आपने लिखा था v वेक्टर बराबर ओमेगा क्रॉस r, आपको कैसे पता चला? तो उसका भी एक बहुत लंबा चौड़ा डेरिवेशन है जिसको यहाँ पे हमने स्किप कर रखा है क्योंकि यहाँ पे अपन को कोई जरूरत नहीं है, और नीट वाले बच्चों को तो स्पेशली उस डेरिवेशन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जो फॉर्मूले मैं आपको लिखवा रहा हूँ उन फॉर्मूलों को आपको मानना है, दे आर करेक्ट, और आपको पता भी होगा क्योंकि आप खुद एसी का फॉर्मूला बहुत बार यूज कर चुके हैं, 11th में भी और 12th में भी। अब एसी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एसी का डायरेक्शन तो आपने समझ लिया, एक्सीलरेशन एक वेक्टर है, डायरेक्शन आपको पता चल गया। आपको पता चल गया एसी पूरे पाथ में लगता है, हर एक पॉइंट पे लगता है और हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है और सेंटर की तरफ होता है। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों नहीं होता कि एसी एक बार लग के फिर चला जाए ना, एक बार लग जाए एक पॉइंट पे, घुमा ले पार्टिकल को, फिर चला जाए। अरे अगर सर्कुलर पाथ में घूमना है तो लगातार घूमते रहना पड़ेगा, लगातार डायरेक्शन वेलोसिटी का बदलना पड़ेगा, इसलिए एसी को लगातार लगना पड़ेगा। एसी लगातार लगेगा तो वो बार बार वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा 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 बदलेगा। एज ए रिजल्ट हमको क्या मिलेगा? सर्कुलर पाथ। क्या मिलेगा? सर्कुलर पाथ। अब एसी के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो एसी क्या हो गया? v स्क्वायर बाय आर। सिंपल, स्पीड का स्क्वायर करके रेडियस से डिवाइड कर दो, एसी मिल जाएगा। स्पीड का स्क्वायर करके रेडियस से डिवाइड कर दो, एसी मिल जाएगा, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे कि सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो स्पीड कांस्टेंट होती है। हाँ होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है, बिल्कुल होती है। और रेडियस तो होता ही कांस्टेंट है, बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब एसी भी कांस्टेंट होता है? हाँ होता है, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट, है ना, एंड नॉट इन डायरेक्शन। तो डायरेक्शन एसी का बार बार बदलता है। तो कोई अगर आपसे बोले कि एसी वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये बात गलत है।
क्योंकि वेक्टर का डायरेक्शन बार बार बदल रहा है। पर कोई अगर आपसे बोले कि AC इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो ये बात बिल्कुल ही सही है। तो यहां पे एक्सीलरेशन की सारी कहानी मैंने आपको समझा दी, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लें। AC का डायरेक्शन क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर होता है। AC का मैग्नीट्यूड क्या होता है, v²/r होता है। यहां पर सिर्फ एक्सीलरेशन जो है वो परपेंडिकुलर है। अच्छा एक बात और समझें, यहां पे सिर्फ एक ही एक्सीलरेशन है AC, सिर्फ यही एक्सीलरेशन है और कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो इसी को आप नेट एक्सीलरेशन बोल देंगे, है ना, क्योंकि यहां A पैरेलल तो है ही नहीं, जो है वो AC है, तो AC ही नेट एक्सीलरेशन है। बात क्लियर हो गई। अब क्या है, जैसे यहां पर अपन ने लिख दिया कि A पैरेलल इज dv वेक्टर d v का मैग्नीट्यूड बाय dt, ऐसे ही A वेक्टर क्या होगा, जो ये A है ना, इस जगह लिख रहा हूं बेटा, इस A के बारे में मैं इस जगह लिख रहा हूं। तो A वेक्टर जो है अपना, उसको कैसे लिखा जाएगा, उसको लिखा जाएगा dv बाई dt। आप बोलेंगे ये क्या है, ये क्या, ये तो काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ा है ना, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। टोटल एक्सेलरेशन, ये नेट एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। पर एक्सेलरेशन का बच्चा A पैरेलल इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, और एक्सेलरेशन का दूसरा लड़का A परपेंडिकुलर इज चेंजिंग डायरेक्शन। यहां एक्सेलरेशन का एक ही लड़का मौजूद है, सेंट्रीपिटल वाला, परपेंडिकुलर वाला, समझ गए क्या, और वो सर्कुलर मोशन में पार्टिकल को घुमा दे रहा है। बात क्लियर हो गई। एक चीज और लिख लें यहां पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी लिख लेते हैं कि आपने पढ़ा था v वेक्टर इज ओमेगा क्रॉस r, पढ़ा था कि नहीं, v वेक्टर इज ओमेगा क्रॉस r। हाँ, थोड़ा यहां पे वो फ्लैश आ रहा है, यहां लिख देते हैं फिर, और v इज इक्वल टू ओमेगा r। v क्या हो गया, स्पीड, ओमेगा क्या हो गया, एंगुलर स्पीड। तो स्पीड निकालनी हो तो ओमेगा और r के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो, यानी वेक्टर फॉर्म में मत लिखना। अगर स्पीड निकालनी हो तो वेक्टर फॉर्म में मत लिखना, बस ओमेगा के वैल्यू को r से मल्टीप्लाई कर देना। और डायरेक्शन भी निकालना हो तो ओमेगा और r का क्रॉस करना, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों मिल जाएगा। बात क्लियर है। तो यहां पे हमने समझ लिया इस चीज को, इस पे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, कि AC का क्या होता है, AC का डायरेक्शन का बताओ, AC के मैग्नीट्यूड के बारे में बताओ, AC कौन से डायरेक्शन में लगता है, तो ऐसे कई बार सवाल आए हैं। तो कई PYQ सिर्फ ये जो थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई इसी पे बेस्ड है, ठीक है, ये हो गया। अब अपन बेसिक बात मैंने आपको बता दी, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में थोड़ी देर में लूंगा, पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कुछ क्वेश्चन है, उनको अपन लोग कवर करते जाते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे ये हो गया अपना, अब इसको हटाते हैं, थोड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी समझते हैं और चीजों के बारे में भी समझते हैं। तो ये अपन ने हटा दिया। अब एक सवाल आया 2023 से 24, मैंने लिख नहीं रखा क्लियरली, पर मैं आपको बता देता हूं। 2023 या 2024 में क्वेश्चन आया था कि अपनी जो एनालॉग वॉच होती है, एनालॉग वॉच यानी आपकी जो वॉल क्लॉक है, जो आपके यहाँ दीवार पे लगी हुई है, उसमें एक तो अपनी सेकेंड्स हैंड होता है और एक अपना आर हैंड है। मिनट हैंड में नहीं दिखा रहा क्योंकि उन्होंने सेकेंड हैंड और इसी के बारे में पूछा था, तो ये अपना सेकेंड्स हैंड हो गया, और मिनट हैंड को भी अपन कवर कर ही सकते हैं, है ना। और ये हो गया अपना आर हैंड। अब आप जानते हैं कि यहां लिखा होता है घड़ी में 12, ठीक है, 2024 या 23 का सवाल है। और फिर ऐसे करके आर हैंड घूमती है, 12 घंटे होते हैं तो आर हैंड एक चक्कर काटती है, क्योंकि वैसे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, पर घड़ी के अंदर सिर्फ 12 का ही ऑप्शन है, तो इसको एक दिन के अंदर 2 चक्कर काटने पड़ते हैं। कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, आर हैंड को 2 चक्कर, जैसे 1 बजती है, फिर 2 बजता है, 3 4 5 6, ऐसे करके 12 बज जाती है दोपहर में, फिर दोपहर के 1 बजते हैं, फिर 2 बजती है, फिर ऐसे करके, तो इसको 2 चक्कर काटने पड़ते हैं आर हैंड को। उन्होंने सवाल ये पूछा कि इन अ डे नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ आर हैंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ सेकंड्स हैंड। बात समझ में आई। तो नंबर ऑफ रोटेशन का रेशियो निकालना है। पहले मैं बता रहा हूं बिल्कुल सिंपल तरीका, बिल्कुल सिंपल तरीका। तो आपने ये समझा आर हैंड इन अ डे 24 आवर्स में 2 चक्कर काटती है, क्योंकि घड़ी में 12 होता है, उसको 24 है ना, 2 बार घूमना पड़ेगा 24 घंटे दिखाने के लिए। और सेकंड्स हैंड कितनी बार घूमती है, तो आपको पता है बेटा, सेकंड्स हैंड का एक चक्कर 1 रोटेशन इक्वल्स टू 1 मिनट।
तो जब ये सेकंड सैंड एक चक्कर काटती है तो 1 मिनट जो है वो घड़ी एडवांस हो जाती है, आगे बढ़ जाती है। अब सेकंड सैंड को पूरे दिन के सारे मिनट आगे बढ़ाने, सेकंड सैंड की जिम्मेदारी है कि वो एक चक्कर काटे तो 1 मिनट आगे बढ़े। तो आपको ये देखना होगा कि कितने मिनट होते हैं एक दिन में, तो 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स, और 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट पर आवर, यही होता है ना, 60 मिनट पर आवर। तो 24 और इसको आपने काटा तो ये आपका 14440 आ गया मिनट। ठीक है, ये आपके मिनट्स होते हैं इन अ डे, एक दिन में आपके इतने मिनट होते हैं। समझ गए क्या? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 24 आवर्स पर डे इंटू 60 मिनट पर आवर, कट गया तो आपके पास क्या आ गया, 1440 मिनट इन अ डे। ठीक है, पर डे। तो यहां पर आप समझ गए कि सेकंड सैंड को सारे मिनट दिखाने की जिम्मेदारी उसी की है। तो सेकंड सैंड को 1440 चक्कर काटने पड़ेंगे, और यहां से रेशियो आ गया 1/720। तो कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है ना। तो ये हो गया अपना इजी अप्रोच। ये क्या हो गया, इजी अप्रोच, जिसमें हमने लॉजिकल थिंकिंग से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सर्कुलर मोशन के कोई खास हमने यहां पर गणित नहीं लगाई। अब अपन दूसरा तरीका देखते हैं, दूसरा तरीका। ठीक है, ये हो गया इजी अप्रोच। अब इजी अप्रोच अपन हटा रहे हैं, अब अपन एक दूसरा तरीका देखते हैं जिससे अपन को थीटा वीटा की जानकारी और ज्यादा मिले। तो थीटा क्या होता है बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अगर आपने एक चक्कर काटा तो एंगल कितना कवर करोगे आप, 2 पाई रेडियन, क्योंकि आपको पता है ना बेटा 180 डिग्री मतलब पाई, तो 360 डिग्री क्या हो गया, 2 पाई। ठीक है, 2 पाई रेडियन एक चक्कर में, ये हो गया 1 रोटेशन में। 1 रोटेशन में आपको मिल जाते हैं 2 पाई रेडियन। अब आपने एक और चक्कर काटा तो अब आपका क्या हो जाएगा, 4 पाई रेडियन। समझ गए? यानी एक चक्कर काटा तो 360 डिग्री, एक और चक्कर काटा तो 720 डिग्री। अब वैसे क्या होता था, वैसे क्या होता था, अगर आप कोई पार्टिकल यहां से चल के वापस यहीं पे आ जाए तो आप उसका डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते थे, जीरो। आप बोलते थे सर उसने शुरू यहां से किया तो ये उसका इनिशियल पॉइंट है, और घूम के वापस यहीं पे आ गया तो यही उसका फाइनल पॉइंट हो गया, और इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। बिल्कुल सही बात है। तो अगर कोई पार्टिकल एक रोटेशन में डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होता है, डिस्टेंस क्या होता है, 2 पाई आर, समझ गए ना, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होता। अगर आप एक चक्कर काट के आ रहे हो तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 360 डिग्री, तो ये नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट जैसा नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट एक चक्कर में जीरो हो जाता है, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक चक्कर में जीरो नहीं होता है। और फिर आपने एक और चक्कर काटा तो 4 पाई, तो 4 पाई को आप ये भी तो लिख सकते हो 2 पाई इंटू 2, तो 2 रोटेशन में ये हो गया। फिर एक और चक्कर काटा तो 6 पाई रेडियन, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 2 पाई इंटू 3, ये 3 रोटेशन में हो गया। तो आप समझे यहां पर तो एक पैटर्न दिख रहा है सर, एक पैटर्न दिख रहा है। क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई इंटू एन, जहां पे एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ रोटेशन। बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? तो आप थीटा को लिख सकते हो 2 पाई एन। ठीक, अब आपको ये देखना है एन का रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है, एन का। किसका, आर हैंड का एन और सेकंड हैंड का एन। तो आपने लिखा थीटा ऑफ आर हैंड, थीटा ऑफ सेकंड हैंड। ये जबरदस्ती का कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं अपन सॉल्यूशन को, समझ रहे हो, ताकि हमें थीटा का कॉन्सेप्ट समझ में आए। इज 2 पाई नंबर ऑफ चक्कर बाय आर हैंड, 2 पाई नंबर ऑफ चक्कर बाय सेकंड हैंड। बात क्लियर हो गई? उसके बाद देखिए 2 पाई कट जाएगा। अब थीटा क्या होता है बेटा, थीटा क्या होता है, थीटा होता है ओमेगा टी। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। ऐसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। बात क्लियर हो गई? तो एंगुलर वेलोसिटी क्या लिखोगे, ओमेगा ऑफ आर हैंड इनटू टाइम, ओमेगा ऑफ सेकंड हैंड इनटू टाइम। अब हम थीटा कब कवर कर रहे हैं, एक दिन में। अपन को थीटा निकालना है एक दिन का, क्योंकि नंबर ऑफ रोटेशन का रेशियो कब निकालना था, एक दिन में। तो हमने थीटा आर हैंड का एक दिन का, थीटा सेकंड हैंड का एक दिन का निकाला। तो ये जो टी है, जो स्मॉल टी है, ये हमने कितना लिया है, 1 डे। पर टी ऊपर भी है टी नीचे भी है तो कट जाएगा, टी ऊपर भी है और टी नीचे भी है तो कट जाएगा। तो हमने इसको लिख दिया 2 पाई अपॉन, तो ये चीज और समझो, ओमेगा को आप दो तरीके से और लिख सकते हो, 2 पाई एफ और 2 पाई बाई टी। अब एक बात समझना बेटा, सिर्फ यही एक मात्र ऐसा चैप्टर नहीं है जिसके अंदर ओमेगा को हम 2 पाई एफ और 2 पाई बाई टी लिखते हैं।
बहुत सारे सभी चैप्टर्स में लगभग जब जहां भी ओमेगा आता है वहां पे ओमेगा को क्या लिखा जाता है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी या 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। ठीक है, तो हमने ऐसे लिख दिया 2 पाई, ओमेगा को लिख दिया 2 पाई टाइम पीरियड ऑफ आर हैंड, क्योंकि आर हैंड का ओमेगा लिखना था, और 2 पाई टाइम पीरियड ऑफ सेकंड्स हैंड, 2 पाई और 2 पाई कट गया। अब टाइम पीरियड ऑफ सेकंड्स हैंड क्या होता है आप लोगों को पता है, टाइम पीरियड का मतलब एक चक्कर काटने का समय, सेकंड्स हैंड को 1 मिनट लगता है एक चक्कर काटने में। और टाइम पीरियड ऑफ आर हैंड, टाइम पीरियड ऑफ आर हैंड, आर हैंड को कितना समय लगता है, आर हैंड को एक चक्कर काटने में 12 घंटे लग जाते हैं। कितना टाइम लग जाता है, 12 घंटे। 12 घंटे में आर हैंड एक चक्कर काटता है, तो यहां आपने क्या लिखा, 12 आर। अब आप भी समझ रहे हैं बेटा, मिनट और आर तो कटेगा नहीं, तो आप इसको ऐसे लिख दें 1 मिनट, और 12 आर में मिनट निकालने, 12 इंटू 60 मिनट। आंसर फिर से वही सेम आ जाएगा, 1/720। पर यहां पे आपने जो एडिशनल चीज सीखी वो ये सीखी कि थीटा कैसे निकाला जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। आपने ये सीखा कि ओमेगा को टाइम पीरियड के टर्म्स में कैसे लिखा जाता है, और आपने ये भी सीखा कि थीटा को नंबर ऑफ रोटेशन के टर्म में कैसे लिखा जाता है। बात समझ गए, नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, कुछ भी बोल लो। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, पर एडिशनल कॉन्सेप्ट इसमें हमने डिस्कस कर लिया। ठीक, अब इसको हटा देते हैं। आपको सिर्फ ये वीडियो देखना है, वीडियो देखने के बाद यू हैव टू ट्राई ऑल द क्वेश्चंस दैट आर देयर इन PYQs, एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस दैट आर गिवन इन योर मॉड्यूल, और दोनों ही आपसे हो जाएंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे इन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पे जो मैं आपको समझा रहा हूं, और किसी एडिशनल फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। ठीक, अब आगे देखिए, नेक्स्ट अपन को एक क्वेश्चन देखना है, और इस क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट समझना है बड़ा ही प्यारा। तो मान लीजिए कोई पार्टिकल यहां पर है। ठीक, मैं 3-4 बातें आपको समझा रहा हूं, 3-4 बातों के बेसिस पे काइनेमैटिक्स और सर्कुलर मोशन का कोई भी सवाल हो जाएगा। अब ये पार्टिकल थोड़ी देर के बाद यहां पहुंच गया। ठीक है, नीट लेवल पे बात कर रहा हूं बेटा, जेई लेवल पे नहीं, जेई लेवल पे और भी डिस्कस करना पड़ता, नीट लेवल के अंदर सब कुछ यहां आपका कवर हो जाएगा। और ये पार्टिकल थोड़ी देर के बाद यहां पहुंच गया, क्योंकि ये घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये पार्टिकल हो गया आपका, ये हो गया आपका आर वेक्टर। ठीक, ये हो गया ओरिजिन, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। अब आप देखिए, पार्टिकल को और ओरिजिन को जोड़ने वाला वेक्टर, ये जो आर वेक्टर है, उसको हम पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर। एक मस्त क्वेश्चन और आ रहा है मेरे को ध्यान, वैसे मैं करा कुछ और रहा था, पर एक मस्त क्वेश्चन मेरे को ध्यान आ रहा है कि ये आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर है मान लो, और ऐसे ही कुछ भी मान रहा हूं, ये एंगल मान लिया मैंने 60 डिग्री, समझ गए। और ये आपका हो गया फाइनल पोजीशन वेक्टर, ये हो गया आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर। अब मैंने आपको ये तो सिखा दिया था कि डिस्टेंस कैसे निकालेंगे 60 डिग्री के लिए लेक्चर के शुरुआत में, पर मैंने डिस्प्लेसमेंट नहीं सिखाया आपको। तो मान लो शुरुआत में आपका पार्टिकल यहां पर था, थोड़ी देर के बाद 60 डिग्री का एंगल कवर करके वो यहां पहुंच गया। तो इनिशियली उसका पोजीशन वेक्टर ये हो गया जो ओरिजिन से उसकी पोजीशन बताए, और फाइनली पोजीशन वेक्टर ये हो गया। अब उसने पूछा डिस्प्लेसमेंट बताओ, ऐसा PYQ में तो नहीं आया है, पर ये एक वैलिड क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट तो ये होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को जोड़ने वाला जो वेक्टर होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो एस वेक्टर यहां पर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब अगर कोई आपसे पूछे कि जो एस वेक्टर है कैसे निकलेगा, तो लॉजिकली समझाता हूं। आप देखिए यहां पर एक वेक्टर ट्राइंगल बन गया है। क्या बन गया है, वेक्टर ट्राइंगल। इन तीनों में से रिजल्टेंट कौन सा है, ये आर फाइनल, क्योंकि आर फाइनल मिला रहा है हेड से हेड और टेल से टेल। जो हेड से हेड मिलाए, टेल से टेल मिलाए, वो रिजल्टेंट होता है। यानी आपने लिख दिया आर फाइनल इज द रिजल्टेंट ऑफ आर इनिशियल प्लस डिस्प्लेसमेंट। अब आप बोलेंगे ये सर सर्कुलर मोशन में ही वैलिड है क्या सर, नहीं, हमेशा वैलिड है ना बेटा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो आप याद करो ना क्या होता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो यहां मैंने सर्कुलर मोशन के डायरेक्शन में, सर्कुलर मोशन के डायग्राम में ये फॉर्मूला आपको बता दिया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ इसी चैप्टर तक वैलिड है, हर चैप्टर में वैलिड है। ठीक है, अब खास बात क्या है कि आर फाइनल और आर इनिशियल का मैग्नीट्यूड तो सेम है, रेडियस के बराबर आर, ये आर मान लो। ठीक है, रेडियस के बराबर है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। अब आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपके पास दो वेक्टर हो, ये भी आर, ये भी आर, और इनके बीच का एंगल क्या हो गया आपका, थीटा। अब अगर आपको इनको सब्ट्रैक्ट करना है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं,
तो इनका जो रिजल्टेंट आता है, रिजल्टेंट, ठीक है, इनका रिजल्टेंट कितना आएगा 2r sin थीटा बाई 2। ये तो आपको पता ही होगा ना, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट रिजल्टेंट निकालने का। वैसे मैं आर की जगह आपको एफ से दिखाता हूं। तो मान लो आपके पास दो फोर्स हैं एफ और एफ, जिनके बीच का एंगल है थीटा। आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना चाहते हो। रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या हो गया, रिजल्टेंट आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 2f sin थीटा बाई 2, याद कर लो 2f sin थीटा बाई 2। ऐसे ही यहां पर अगर आपको आर एफ माइनस आर इनिशियल निकालना है तो वो क्या आ जाएगा 2r sin थीटा बाई 2। आगे सॉल्व करते हैं, 2r sin थीटा कितना दे रखा है 60, तो 60 बाई 2 क्या हो जाएगा 30। फिर आप क्या लिख देंगे 2r sin 30 क्या हो जाएगा ये कट गया, आंसर क्या आ गया r। आंसर क्या आ गया r। अब आप बोलोगे सर ये r आ गया डिस्प्लेसमेंट, अच्छा मतलब कोई और तरीका आप थोड़ा वेरीफाई करके दिखाओ। उसको अभी वेरीफाई करके दिखाते हैं। बेटा ये r है, ये भी r है, खुद देखो इस ट्राइंगल को थोड़ा साइड में बना लो। अब आपको पता है ये भी r था, ये भी r था और ये आपका डिस्प्लेसमेंट था। अब यहां तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से सिखा दिया 2r sin थीटा बाई 2 से आप कभी भी डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। डायरेक्शन तो आपको पता ही है, इनिशियल टू फाइनल। और मैग्नीट्यूड के लिए सर्कुलर मोशन में यू कैन यूज 2r sin थीटा बाई 2। अब प्रूव करके दिखाते हैं। तो ये आपका 60 डिग्री है, सही बात है, ये भी r है, ये भी r है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। इक्वल साइड के ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। अब आप खुद सोचो बेटा, ये 60 है और पूरा ट्राइंगल के अंदर कितना एंगल होता है 180, तो इन दोनों के पास कितना बचा 60, तो इसने रख लिया 120 दो भागों में बांटोगे तो क्या हो जाएगा 60 और 60। तो ये अपना क्या बन गया बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर ये आर तीनों एंगल बराबर, तो एस बी क्या हो गया आर। तो ऐसे भी आप निकाल सकते थे, लेकिन इस केस में हमेशा तो नहीं निकाल पाओगे ना, तो हमेशा वैसे और भी तरीके निकालने के, पर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूले वाला तरीका ये रहा आपका 2r sin थीटा बाई 2। नहीं तो मैथमेटिक्स ज्योमेट्री की मदद से हम लोग उसको भी निकाल सकते हैं। बात क्लियर हो गई क्या? तो क्वेश्चन बेसिकली मैं डिस्कस करने वाला नहीं था, पर सर्कुलर मोशन का डिस्प्लेसमेंट इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, तो वो भी मैंने आपको यहां पर बता दिया। अब जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था उसके बारे में बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस बात को ध्यान रखना जो बोर्ड पे लिखी हुई है, इसको हटा दें अपन, है ना, ठीक है। और थोड़ा सा डायग्राम भी क्लीन कर दें, क्योंकि अब दोबारा बताना पड़ेगा। तो मान लो ये आपका सर्कुलर मोशन है, शुरुआत में पार्टिकल आपका यहां पर था, ये उसकी इनिशियल पोजीशन हो गई, ये हो गई इनिशियल पोजीशन, समझ गए क्या? अब क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद पार्टिकल यहां पहुंच गया, यहां पे, ठीक है, ये इसकी थोड़ी देर के बाद पोजीशन हो गई और ये एंगल इसने कवर करा। अब अगर ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, क्योंकि पहले अपन कांस्टेंट ओमेगा वाला ही केस कर रहे हैं और नीट में भी कांस्टेंट ओमेगा वाला केस ही पूछा है, तो थीटा क्या हो जाएगा बेटा अपना ओमेगा टी। अब इसका मैग्नीट्यूड आर है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी आर हो गया, ठीक है। थोड़ी देर के बाद, टाइम टी के बाद, टी इज इक्वल टू 0 पे ये यहां पर था और टी इज इक्वल टू टी पे यहां पे था, तो ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर टाइम टी पे, क्योंकि टाइम टी पे यहां प्राप्त हुआ। अब आपने क्या करा, इस वेक्टर के कंपोनेंट तोड़ दो। अच्छा आपको तो आता ही है ना, कोई भी वेक्टर हो उसके कंपोनेंट कैसे तोड़ते हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या है आर है, तो आप क्या लिखते हो, जैसे ए वेक्टर को आप तोड़ते थे तो क्या लिखते थे बेटा ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, यही लिखते थे ना। इसी प्रकार से आर वेक्टर को तोड़ दो, आर साइन थीटा आई कैप प्लस आर कॉस थीटा जे कैप। अब आर क्या है आपका रेडियस है, तो आप लिख दो आर। थीटा को आप क्या लिख सकते हो ओमेगा टी आई कैप प्लस आर कॉस ओमेगा टी जे कैप। जब भी आपको ऐसा कोई वेक्टर दिखे, जब भी आपको ऐसा कोई वेक्टर दिखे और बोला जाए ये पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, ध्यान से सुन लेना, जब भी आपको ऐसा कोई वेक्टर दिखे और बोला जाए कि ये पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, तो आपको समझ जाना है कि पार्टिकल इज इन सर्कुलर मोशन। जो बात आपको वहां पे समझ लेनी है वो ये है कि यानी पार्टिकल पक्का सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो पार्टिकल आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस तरीके का कुछ दिखे तो आपको समझना है। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूं, आपके पास लिखा था 10 साइन 2 पाई टी आई कैप प्लस 10 कॉस 2 पाई टी जे कैप। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, अगर आपके पास लिखा होता 10 कॉस 2 पाई टी आई कैप प्लस 10 साइन 2 पाई टी जे कैप,
तो कुछ बच्चे रट्टा इतना तगड़ा मारते हैं कि वो रट लेते हैं कि x में साइन मिले और y में कॉस मिले तो ही सर्कुलर मोशन है। नहीं, अगर ये एक्सचेंज भी हो जाए, यानी आपको x में कॉस और y में साइन मिल जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये भी अपना सर्कुलर मोशन है। अब किसी ने आपसे रेडियस पूछा तो आप देखेंगे कि रेडियस की जगह पे कौन रखा है, 10, तो रेडियस आपने लिख लिया 10। अब किसी ने आपसे ओमेगा पूछा तो आपने देखा टाइम के साथ आता है ओमेगा, और यहां टाइम के साथ कौन है, 2 पाई, तो ओमेगा को आपने रख दिया 2 पाई। अब ओमेगा से कोई आपसे फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है, तो ओमेगा को आप क्या रख दोगे, 2 पाई एफ इज इक्वल टू 2 पाई, 2 पाई कट गया, फ्रीक्वेंसी क्या आ गई 1। और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होता है बेटा, टाइम पीरियड इज 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड भी क्या आ गया आपका 1 सेकेंड, यानी ये पार्टिकल एक पूरा चक्कर काटने में 1 सेकेंड का समय लेगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। अब वो पूछते हैं इसकी एक्सीलरेशन बताओ, इसकी एक्सीलरेशन बताओ, तो एक्सीलरेशन तो ये होती है बेटा सेंट्रीपिटल, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि एक ही एक्सीलरेशन होती है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। कौन सी एक्सीलरेशन होती है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का एक फॉर्मूला होता है v²/r, जो मैंने आपको बताया। और भी समझो कि और कैसे कैसे एक्सीलरेशन को लिखा जा सकता है। v को आप लिख सकते हो ओमेगा आर, तो ओमेगा आर का स्क्वायर बाय आर, तो आप ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते हो। ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो, 2 पाई एफ, तो इसको आप 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर आर भी लिख सकते हो। और आप ओमेगा को क्या लिख सकते हो, 2 पाई बाई टी, ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी, तो 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू आर। तो आप सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को इस तरीके से भी निकाल सकते हो। और देयर हैव बीन क्वेश्चंस इन PYQ जिसमें इस फॉर्मूले से उसने आपसे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकलवाया। अब क्या, जिसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है तो उसको टेंशन नहीं होती, उसको टाइम पीरियड भी दे रखा हो तो वो ओमेगा निकाल के इस फॉर्मूले से निकाल लेता है। पर कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि टाइम पीरियड दिया है तो टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला बताओ, फ्रीक्वेंसी दी है तो फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला बताओ, ओमेगा दिया है तो ओमेगा वाला फॉर्मूला बताओ, और स्पीड दी है तो स्पीड वाला फॉर्मूला बताओ। तो चारों फॉर्मूले लिखे बेटा, स्पीड वाला, ओमेगा वाला, फ्रीक्वेंसी वाला और टाइम पीरियड वाला। समझ गए, चारों फॉर्मूले आपको याद कर लेने और डिराइव भी आप कर सकते हैं वहां पे फटाफट। तो ये PYQ में 2 बार आ चुका है इस तरीके की चीज। अब आपको समझना है सर्कुलर मोशन भी है और यूनिफॉर्म भी है, सर्कुलर मोशन भी है और यूनिफॉर्म भी है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एक्सीलरेशन, सब कुछ आप लोग जानते हैं। अब इसको कॉम्प्लिकेट तो मैं बहुत ज्यादा कर सकता हूं, इसमें AC का डायरेक्शन के बारे में, वेलोसिटी के डायरेक्शन के बारे में, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी वेक्टर निकालो, ऐसा कुछ, लेकिन बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, उस डायरेक्शन में अपन को नहीं जाना। और अब अपन को आना है सीधा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या क्वेश्चन आया वो भी मैं आपको समझाऊंगा। 2 क्वेश्चन आए और दोनों के दोनों का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा, फिर आपको वो क्वेश्चंस खुद ट्राई करने, क्योंकि बेटा क्वेश्चन बहुत कम आए हुए हैं और वो सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि लॉजिक से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। तो एग्जाम में जब कोई नया क्वेश्चन आएगा तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो यहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अगर आपसे क्वेश्चन हो गए यानी कि आपको सारी की सारी बातें समझ में आ गई हैं। आइए समझते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो नाम से ही पता चल गया, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी कि ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट। दूसरा, AC भी कांस्टेंट नहीं है। क्यों? इसमें AC डायरेक्शन तो चेंज होता ही है, डायरेक्शन तो चेंज हो गई, पर साथ साथ मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर, तो अगर ओमेगा ही बदल जाएगा तो AC भी बदल जाएगा। अब आप समझे कि ओमेगा भी नहीं, ओमेगा चेंज होता जा रहा है, तो यानी स्पीड भी कांस्टेंट नहीं है, और वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ही नहीं, वेलोसिटी तो पहले भी नहीं थी। पर अब वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन तो बदल ही रहा है, वो तो पहले भी बदल रहा था, लेकिन अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बदलेगा, मैग्नीट्यूड चेंजेस। कुल मिला के क्या होता है बेटा, कोई ऐसा शैतान आ जाता है जो छेड़खानी करता है वेलोसिटी के साथ, वो वेलोसिटी को छेड़ता है, वो वेलोसिटी को छेड़ता है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलता है। एक छेड़ू तो पहले से ही था AC, वो छेड़ू क्या करता था, बार बार वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल देता था। अब एक छेड़ू और आ गया AT, तो ये आपका जो AC था, AC के साथ साथ एक और छेड़ू आ गया AT।
मान लो वेलोसिटी ऐसे है, तो एसी वेलोसिटी को घुमाने का काम यानी सर्कुलर मोशन को मेंटेन करने का काम करेगा। एसी जो है वो मेंटेन करेगा सर्कुलर मोशन, मेंटेन्स सर्कुलर मोशन। पर अगर अपन एटी की बात करें, किसकी बात करें, एटी की, तो एटी क्या करेगा, एटी स्पीड चेंज करेगा। ये तो मैंने आपको पढ़ाई दिया था, ए पैरेलल ही तो है एटी। एटी क्या है अपना, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इसका नाम है, और ये एक्सीलरेशन का पैरेलल कंपोनेंट है जो वेलोसिटी के पैरेलल है। तो ये क्या करता है, चेंजेस स्पीड, ये स्पीड बदलता है या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलता है। तो अब क्या होता है, एसी के साथ साथ एक और आ जाता है एटी। क्योंकि एसी और एटी दोनों आ चुके हैं बेटा, तो अब नेट एक्सीलरेशन इधर आ जाती है, ये है नेट एक्सीलरेशन, या फिर ए लिख दो। तो जो एक्सीलरेशन ए है अब वो रिजल्टेंट होता है एटी का और एसी का, और कोई आपसे एंगल थीटा भी पूछ सकता है। तो धीरे धीरे इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, है ना। अभी आप समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए पहले। तो एटी आ गया, अब क्या क्या बातें इसके अंदर आपसे पूछी जा सकती है। अब क्या होता है बेटा, एटी तो है जो स्पीड बदलता है ना, एटी चेंजेस स्पीड। पर जब स्पीड बदलती है, एज स्पीड चेंजेस ओमेगा चेंजेस। तो ओमेगा को कौन बदलता है, अब ओमेगा तो एंगुलर वेरिएबल है, ओमेगा तो थीटा से रिलेटेड होता है, तो ओमेगा को कोई एंगुलर वेरिएबल ही बदलेगा। तो स्पीड को बदलती है एक्सीलरेशन, तो ओमेगा को बदलती है एंगुलर एक्सीलरेशन, ओमेगा को बदलती है एंगुलर एक्सीलरेशन यानी कि अल्फा। तो अल्फा चेंजेस ओमेगा। तो आपको समझना है इसमें एक और चीज आ जाती है जो कि है हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इसमें आ जाता है और साथ साथ एंगुलर एक्सीलरेशन भी आ जाता है। अब कोई रिलेशन है क्या टेंजेंशियल और एंगुलर का? बिल्कुल है, क्योंकि जब टेंजेंशियल पैदा हुआ तभी तो एंगुलर आया जिंदगी में। अगर टेंजेंशियल नहीं होता तो एंगुलर भी नहीं होता, अगर एंगुलर नहीं होता जो स्पीड को छेड़ता तो अल्फा भी नहीं आता जो ओमेगा को छेड़ता। तो आप समझ लो इस एटी का बेटा है अल्फा, एटी छेड़ता है ओमेगा की मम्मी को स्पीड को, और अल्फा छेड़ता है उसकी लड़की को ओमेगा को। तो ये दोनों छेड़ुए ये परेशान कर रहे हैं इनको। पहले ये आराम से रह रहे थे, एसी किसी को नहीं छेड़ रहा था, एसी बोल रहा था मैं परपेंडिकुलर हूं, मैं बस तुमको घुमा रहा हूं, तुम घूमो आराम से, एंजॉय करो लाइफ में। पर छेड़खानी करने वाले कौन आ गए, एटी और अल्फा। एटी ने बोला मैं स्पीड बदलूंगा, अल्फा ने बोला मैं ओमेगा बदलूंगा। अब ये दोनों डायरेक्टली रिलेटेड थे, तो इन दोनों को परेशानी करने वाले ये दोनों हो गए। अब एटी को आपको स्पीड से जोड़ना है और अल्फा को आपको ओमेगा से जोड़ना है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को अपन लिख सकते हैं, अल्फा को अपन लिख सकते हैं डी ओमेगा बाई डी टी। और एक और रिलेशन आपको समझना है, एटी इज अल्फा क्रॉस आर। तो किसी क्वेश्चन में अगर अल्फा और आर आपको दे रखा हो और आपसे एटी पूछा हो तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके अल्फा है ना, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके एटी निकालना आपको आना चाहिए। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें देखिए धीरे धीरे यहाँ पे अनकवर होती जा रही है। ये दो बड़े ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए। अब क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस तो इतने हैं कि 5 घंटे और पढ़ाया जा सकता है ना। टाइम पास के लिए क्वेश्चन कराते जाएं कराते जाएं कराते जाएं। जैसे काइनेमेटिक्स में सवाल होते हैं वैसे इसके अंदर भी खूब सारे सवाल हैं। पर अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो सिर्फ इतनी सी बातों से कितने भी घंटों का मटेरियल आप सॉल्व कर पाओगे। ये हो गया आपका एटी, आपने लिख लिया अल्फा क्रॉस आर। तो ये सारी बातें हो गई। अब इसमें हटाएंगे अपन कई सारी चीजें, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हटा देते हैं। तो ये वाला जो लेक्चर है बेटा ये पीवाईक्यू बेस्ड है, ये कंप्लीट कवरेज नहीं है टॉपिक का, क्योंकि कंप्लीट कवरेज करने के लिए कुछ और बातें बतानी पड़ेंगी जिससे लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। ये सारी बातें हटा देते हैं। अब एटी भी यहां पर मौजूद है, एटी को लिखे रहने देते हैं। नेट एक्सीलरेशन भी है हमारे पास, रिलेशन हमने पढ़ लिया। अब एक बात सुनना बेटा कि यहां पर एटी जो है, एटी के बारे में एक बात समझना, एटी जुड़ा होता है डिस्टेंस से, एटी जुड़ा होता है स्पीड से। तो आप ये लिख सकते हो जैसे फाइनल स्पीड, फाइनल स्पीड को बोलो आप v, इनिशियल स्पीड को बोलो आप u। ये मैं सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं बस, समझ गए। और डिस्टेंस को बोलो आप s, डिस्टेंस को क्या बोलोगे s। एक क्वेश्चन भी करा दूंगा इसके बाद ताकि आपको समझ में आ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आप है ना इक्वेशन लिख सकते हो, at इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, या v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, जानते हो आप, वो लिखो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी।
पर समझना बेटा ये सर्कुलर मोशन है तो इसमें जो v है ये फाइनल स्पीड है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है, फाइनल स्पीड। वेक्टर फॉर्म नहीं है, फाइनल स्पीड। इनिशियल स्पीड इज 80, 80 में a टेंजेंशियल, यहां छोटा सा t और लिखा, टेंजेंशियल इनटू टाइम। फिर s इज इक्वल टू, s क्या डिस्टेंस है, समझना, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्टेंस है। s इज ut प्लस हाफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इनटू टी स्क्वायर। एक और आप क्या लिखोगे, 280 इंटू एस इस फाइनल स्पीड का स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड का स्क्वायर। क्वेश्चन आप इससे सॉल्व कर सकते हो। फिर सर्कुलर मोशन की इक्वेशंस वो ये हो जाएंगी बेटा अपनी कि वही देखो ना, ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ओमेगा इनिशियल इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर, और आपका 2 इंटू थीटा इंटू एल्फा इज ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर। तो इन पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, और अगर एक क्वेश्चन अगर इन इक्वेशन पे आया है मतलब इन इक्वेशन पे और भी सवाल आ सकते हैं, और वैसे आने भी चाहिए क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ कोर्स। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर कोर्स। तो इन इक्वेशंस पे और बहुत अच्छे से तगड़े तरीके से कोचिंग के अंदर इनके क्वेश्चन भी कराए जाते हैं, पर इनके क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत ही नहीं आती, क्योंकि काइनेमेटिक्स के सवाल अगर आपको आते हैं तो ये वाले सवाल भी आप कर सकते हो। बस एक बात मुझे लगता है कि बच्चों को क्लियर नहीं होती है कि ये वाली इक्वेशंस भी आप यूज कर सकते हो, जिसमें एस डिस्टेंस स्पीड का रिलेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ होता है। ये हो गया, ठीक है। अब ये हो गया अपना ए, ठीक। अब दो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, ये पूरा आप लिख लो। दो क्वेश्चन करेंगे, बात पूरी क्लियर हो जाएगी कि कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं। ये आपने नोट कर लिया, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। अब देखो आगे, आगे क्या है कि चेक करें एक बार फोकस कैसा है। फोकस इज फाइन। आगे देखिए, क्वेश्चन बताता हूं। आपको किसी ने सवाल दे दिया कि आप इस पॉइंट पे हो, आपकी नेट एक्सेलरेशन है ऐसी। तो एक तो अगर कोई आपको नेट एक्सेलरेशन ऐसी टेढ़ी देके पूछ ले ये सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, तो आपको पता है नॉन यूनिफॉर्म है, और वो आपको दे दे ये थीटा 60 डिग्री, और फिर वो आपसे पूछे कि एसी बताओ और एटी बताओ। तो आप देख रहे हो 10, तो 10 का जो यहां पर आएगा जो कंपोनेंट वो आएगा 10 cos 60, ये सेंटर की तरफ आ रहा है तो ये 80 हो गया, ये आपको ए दे रखा था। और फिर ये अपना आ गया 10 sin 60, ये अपना, ये मैं क्या लिख रहा हूँ 80 नहीं बेटा, AC हो गया, ये हो गया अपना 80। तो ऐसे अपन AC और 80 निकाल सकते हैं। AC अपना हो गया 10 cos 60, तो ये अपना हो गया 5। और अगर किसी ने अपन को रेडियस दे रखा होता 10 मीटर और V पूछा होता V बताओ, तो उन्होंने पहले अपन को A दिया, A से अपन ने AC निकाला, AC अपना 5 आया, अब उसने वेलोसिटी भी या स्पीड पूछ ली, तो आपने लिखा AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो V इज इक्वल टू AC इंटू आर अंडर रूट में, AC आपने डाल दिया 5, R उसने सवाल में कितना दिया था 10, और ये आपने ले लिया रूट, तो आपका आंसर क्या आ गया 5√2 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा सवाल आ चुका है, आ भी सकता है। ध्यान दें, एक्सेलरेशन देके एंगल दिया हो तो AT और AC निकालना आपको आना चाहिए। वो ऐसा भी कर सकता है कि आपको ए दे दे और फिर आपसे पूछे, ये एंगल दे दे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बताओ। वो आपसे वेलोसिटी ना पूछ के पूछ लेता रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बताओ। तो आपको पता है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड किसको बोलते हैं, एटी को बोलते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या हो गया 10 sin 60, तो हो गया 10 इंटू √3/2, तो आंसर क्या आ गया 5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब एक तो मैं पीवाईक्यू ही करा रहा हूं, उसको करने के दो तरीके बताऊंगा। पीवाईक्यू क्या कहता है, पीवाईक्यू अपना कहता है कि एक पार्टिकल है, ये कब का सवाल है यार, 2003 का, हर कोचिंग सेंटर में कराया जाता है इस तरीके का सवाल। तो उसका रेडियस उन्होंने बोल दिया 20/π मीटर। ये आपका पार्टिकल एक सर्कल में घूम रहा है जिसका रेडियस क्या है 20/π मीटर, और इन्होंने बोला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। थैंक गॉड, एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गई, कम से कम वो तो कांस्टेंट है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी वेरिएबल हो सकता है, पर आई थिंक ऐसा क्वेश्चन जेई में पूछा जाए, है ना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी वेरिएबल हो सकता है, पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को कांस्टेंट लिया है, कांस्टेंट लिया है तो वो वाली इक्वेशंस अपनी वैलिड है।
2as इज v स्क्वायर, अभी बताई थी ना मैंने लास्ट बोर्ड पे। तो ये सारी इक्वेशंस कब वैलिड होती हैं? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो at को कांस्टेंट बोल दिया, तो अपनी जो 3 इक्वेशन मैंने आपको बताई थी वो तीनों वैलिड है। फिर उन्होंने क्या बोला कि ये घूमा और 2 चक्कर पूरे करने के बाद, आफ्टर 2 रेवोल्यूशन, इन्होंने बोला कि इसकी स्पीड हो गई, कितनी हो गई 80 मीटर पर सेकेंड। अब इन्होंने बोला 80 बताओ। क्या बोला इन्होंने? 80 बताओ। तो यार ये तो बड़ी सिंपल बात हो गई। शुरुआत में इसकी स्पीड थी 0, 2 चक्कर के बाद हो गई 80, तो ये अपन को v और u मिल गया। फिर 2 चक्कर का मतलब क्या हो गया बेटा? 2 चक्कर काट लिए तो डिस्टेंस क्या हो गया? 1 चक्कर काटते हैं तो 2 पाई आर, 2 चक्कर काटे तो 2 इंटू 2 पाई आर, तो ये क्या हो गया? 4 पाई आर। आर का वैल्यू पुट करो, 4 पाई इंटू 20 बाय पाई, पाई से पाई काट दो, क्या आ गया बेटा? 80 आ गया। अब मैंने आपको बताया इक्वेशन क्या यूज करोगे, 2as इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, क्योंकि बेटा v दे रखा है, u दे रखा है, 8 निकालना है, 80 निकालना है, s दे रखा है 2 तो आप जानते ही हो। तो 2 इंटू 80, ये आ गया 80, 80, ये भी आ गया 80 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u क्या है? 0, तो हटाई दो इसको, तो 80 और ये हट गया, तो 80 क्या आ गया? 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया सवाल। तो ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, और बच्चों से सही क्यों नहीं होता मैं आपको बता रहा हूं। क्यों सही नहीं होता? उन्हें पता ही नहीं होता कि ऐसी इक्वेशन अपन लगाएंगे जिसमें डिस्टेंस डालना पड़ेगा, वो डिस्प्लेसमेंट डाल देंगे। तो बेटा 2 चक्कर काट के डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा। तो डिस्टेंस डालोगे तब सवाल सॉल्व होगा, डिस्प्लेसमेंट डालने से सॉल्व नहीं होगा। बात क्लियर हो गई क्या? तो 218 2s v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इस तरीके से 80 अपन को मिल जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पाई से पाई कट गया। बात क्लियर हो गई? एक आखिरी बात और अपना लेक्चर समाप्त। अल्फा का डायरेक्शन, अगर कोई सवाल आ जाए जिसमें अल्फा का डायरेक्शन पूछ ले जाए तो इतना तो अपने को आना चाहिए। तो एक सिंपल सी बात समझें, ऐसे ये आपकी वेलोसिटी है ऐसे, यानी पार्टिकल ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ओमेगा कहां आएगा? बाहर की तरफ, ठीक है। अब मान लो 80 है नीचे, अगर 80 नीचे है, 80 नीचे है तो 80 अगर वेलोसिटी के ऑपोजिट है, 80 वेलोसिटी के ऑपोजिट है तो स्पीड को कम करेगा, और अगर स्पीड कम होगी तो ओमेगा भी कम होगा। और अगर ओमेगा कम हो रहा है यानी अल्फा ओमेगा के खिलाफ लग रहा है, यानी अल्फा कहां हो जाएगा? अंदर की तरफ। देखो इतना ही सिंपल है, अगर ओमेगा कम हो रहा हो तो अल्फा ओमेगा के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, और अगर 80 स्पीड के सेम डायरेक्शन में होता है, ऐसे ये होता 80, ये होता v, तो अब आपका ओमेगा बढ़ता, और अगर ओमेगा बढ़ता तो अल्फा भी ओमेगा के डायरेक्शन में होता, ये हो गया, बात खत्म। ऐसे अपन अल्फा और ओमेगा का डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अगर अभी लेक्चर आपने पूरा देखा है, उसके बाद आप जाके अगर क्वेश्चन करेंगे, और अगर आपसे क्वेश्चन होते हैं तो काइंडली लीव अ कमेंट, अगर नहीं हो पाते हैं तो भी बताइए, आई डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव माई लेक्चर एंड एक्सप्लेनेशन। पर इसमें मैंने अपना पूरा प्रयास करा कि आप सभी प्रकार के सवाल कर पाएं जो नीट में आए हुए हैं। इसके अलावा भी कुछ बचता है क्या? हाँ बचता है बेटा, पर इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आप अपने नोट्स के थ्रू जाएंगे तो आपको बहुत ईजी होगा नोट्स के थ्रू जाना और क्वेश्चंस को समझ पाना। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।